पहले तो स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुक्रिया आपका जो आप मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि राम बंधु वत्स जी एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं और इनका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार है। अभी वो पटना से अभी हमसे बात जुड़े हुए हैं। अ, राम बंधु वत्स जी की एक विशेषता ये है कि 2018 में इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक अ, एक मंत्री स्तर के बीजेपी कैडर के लिए काम किया था और उसमें इस प्रचंड कांग्रेस की प्रचंड जीत के आंधी के समय भी वो सीट उनके नियोक्ता सीट बचाने में कामयाब रहे। ये इसमें श्री वत्स का भी योगदान महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा जब वो अ, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने ही अ, नियोक्ता के नियोक्ता के कहने पर उन्होंने एक समाज को एकत्रित किया था। तो वो समाज जो है वह भी उनका शुक्रगुजार है। हम अ, कुछ तकनीकी हाँ आइए देखते हैं उनके उस समाज ने उस समय उन्हें पुरस्कृत किया था। तो चलते हैं और श्री वत्स आज के आरएसएस का जो समन्वय सत्र है वो समाप्त हुआ है, उस पर राय जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात जो ये रही है इस सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय समन्वय बैठक जो रायपुर के जैनम भवन में हुई, उसमें उसके बाद सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने प्रेस क्लब को पत्रकारों को संबोधित किया और उसके बाद तुरंत बाद भूपेश बघेल ने लेलुंगा में मिलने जुलने के कार्यक्रम में उस उनके इस पत्रकार वार्ता के विरोध में अ, बातें कही। उन्होंने कहा कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों जरूरत पड़ गई उनको समन्वय की, यहीं इसकी बैठक कराने की क्यों जरूरत पड़ गई। यह भी अपने आप में एक विचारणीय बिंदु बिंदु है। आ, हम सबसे पहली बात करें कि आ, जो ये पूरी बैठक रही, इस बैठक में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ, वो 10 तारीख को शामिल हुए। और आज पूरे के पूरे पत्रकार वार्ता के दौरान अ, मनमोहन अ, दौरान मनमोहन वैद्य जी ने यह राग नहीं आलापा कि वो भाजपा से अलग हैं या और किसी पृथकता की बात उन्होंने नहीं कही। अब हम अपने इसमें एक और बात रही कि ये पूरा कार्यक्रम बंद कमरे में हुआ और इसकी जरा भी भनक बाहर नहीं आई। जो भी उन्होंने बोला बहुत गुडी गुडी बातें करी, लेकिन बात ऐसी नहीं है। राष्ट्रीय अगर वो एक समन्वय बैठक थी, उसमें चिंतन होना था, तो आखिर किस बिंदुओं पर चिंतन होना था, यह बात उन्होंने नहीं बताई। आ, जो चीज आप नहीं बताते वास्तव में वही समाचार होता है। तो आइए हम एक कयास लगाने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आरएसएस की स्थिति इस समय है, तो उस पर क्या आखिर चिंतन हुआ होगा। तो हम चूंकि राजनीतिक रणनीतिकार हैं वत्स जी, तो हम उनसे जानना चाहते हैं, वत्स जी, इस समय क्या चुनौतियां हैं आपके आरएसएस के सामने राष्ट्रीय स्तर पर?
बताने का कष्ट करें। जी, राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनौती है, पहले तो आप अभी आप जिन विषयों की चर्चा कर रहे थे उसमें एक बात आ रही थी कि उन्होंने रायपुर में आयोजन किया, आरएसएस के द्वारा रायपुर में आयोजन किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे विपक्ष के तौर पे भाजपा सबसे कमजोर स्थिति में है। भाजपा राजस्थान में भी विपक्ष में है, दिल्ली में भी विपक्ष में है, इस समय बिहार में भी है और झारखंड में भी है। लेकिन सबसे कमजोर स्थिति में भाजपा छत्तीसगढ़ में है, विपक्ष विपक्ष के रूप में सबसे कमजोर स्थिति में है। इसलिए आरएसएस ने रायपुर में ही सम्मेलन करने की बात सोची होगी। और जहां तक बात राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है, राष्ट्रीय स्तर की चुनौती, कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे हिंदू प्रतीकों को पकड़ रही है और चुनाव के लिहाज से उसका वो इस्तेमाल भी कर रही है। और केवल कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी पार्टी में केजरीवाल थे, वो भी हिंदू प्रतीकों को पकड़ करके और उसके इस्तेमाल करके वो अपना विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो यह एक चिंता का कारण बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि अब तक ये माना जाता है कि हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी का के ही मुद्दे रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का बहुत प्रसार हुआ है और इसमें कोई गलती भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि अब कांग्रेस पार्टी भी इन प्रतीकों को अपना रही है और धरने से अपना रही है। जन्मभूमि का फैसला आया था जी, तो अशोक गहलोत ने चांदी के ईंट बना के दिए। छत्तीसगढ़ में फैसले के समर्थन में भूपेश बघेल की सरकार की ओर से और वहां की कांग्रेस इकाई की ओर से बड़े बड़े होल्डर लगाए गए थे इसके समर्थन में। तो यह एक भाजपा के लिए और आरएसएस के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है कि अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित क्षेत्रीय पार्टियां हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल धड़ल्ले से चुनाव में कर रही हैं। तो ये एक उनकी चुनौती है। वत्स जी, एक छत्तीसगढ़ का सिनारियो कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल माना जाता है और भूपेश बघेल जी कांग्रेस के एकमात्र या नए मुख्यमंत्री हैं जो अपने से हिंदू प्रतीकों को पकड़ रहे हैं। राम वनगमन जी परिपथ इन्होंने शुरू किया है और एक बड़ी प्रतिमा इन्होंने स्थापित की है चंदखुरी धाम में, जो माता कौशल्या का जहां मंदिर बना है। इसके अलावा जी अभी ऐसी चर्चा है कि 7 मूर्तियां पूरे परिपथ पर, जो राम गमन परिपथ बन रहा है, जहां जहां कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र यहाँ 12 वर्ष तक उन्होंने समय बिताया और इस 12 वर्ष में उन्होंने 22 स्थानों पर रमण किया है, ऐसी यहाँ की कहावत जी है। तो उनमें जी से चुन के 7 जगहों पर भगवान राम की मूर्ति लगाने की भी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी है, निश्चित रूप से इस समन्वय बैठक में इस पर चिंता हुई होगी और इस पर भी जी निर्णय कुछ लिए गए होंगे। और इसका निर्णय इससे भी जान पड़ता है कि अभी छत्तीसगढ़ में एक विवाद चला हुआ है कि जो अभी नवनियुक्त नवनियुक्त प्रदेश प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने कांग्रेस राम का विरोध करती है और शपथ पत्र दे के उन्होंने विरोध किया है। इसको लेकर के अभी राजनीति गरमाई हुई है और यहाँ पर कुल मिलाकर के असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व की चर्चा शुरू हो गई है। राम के ऊपर राजनीति शुरू हो गई। इसको आप किस संदर्भ में देखेंगे? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जो संघर्ष आरएसएस का था, जो संघर्ष बसपा का रहा, वो किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का नहीं रहा। और भाजपा और आरएसएस हिंदुत्व के मुद्दों, राम जन्मभूमि इश्यू को जो वो संघर्ष किया, उसका एक लंबा इतिहास है। लेकिन
आ, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है। ओ, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, निकालिए स्पीकर वगैरह, स्पीकर निकाल लीजिए। हाँ हाँ, आ रही। जी। हाँ, अब साफ आ रही, बोलिए। जी। आप हमारा कनेक्शन अभी टूट गया है, लेकिन जी हम थोड़ी देर में ही आपसे पुनः भेंट करते हैं। हाँ। जी जी, जी फिर से कनेक्शन हो गया, बोलिए। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। जी। तो भाजपा और आरएसएस के संघर्ष के कारण इस समय भारतीय जनमानस में हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। और इस मुद्दे पे भाजपा न सिर्फ केंद्र में बल्कि कई विधानसभा चुनावों को भी अच्छे से जीत गई है। तो अब उन्हीं हिंदुत्व के मुद्दे को कांग्रेस भी पकड़ना चाह रही है। और भूपेश बघेल की सरकार बगैर कांग्रेसी केंद्रीय नेतृत्व की सलाह के बहुत तेजी से हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़े हुए हैं। जैसे आपने बताया कि वो चंद्रपुरी में जो कौशल्या जी की जन्मभूमि है, वहां पे उन्होंने राम जी की प्रतिमा स्थापित की है। और राम जन्मभूमि के फैसले के समर्थन में पूरे रायपुर को उन्होंने पोस्टरों से पाट दिया था। इसके अतिरिक्त जो राम वनगमन पथ है या कृष्ण कुंज की जो बात हो रही है, तो ये हिंदू प्रतीकों को कांग्रेस बहुत तेजी से पकड़ रही है, क्योंकि अब ये समझ गई कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्कोर्स अगर चुनाव में होगा तो लाभ सिर्फ भाजपा की होगी। इसलिए अब हिंदू मुस्लिम के बजाय हिंदू प्रतीकों को ही पकड़ा जाए। लेकिन इन हिंदू प्रतीकों को पकड़ने में कांग्रेस से कई कमियां हो रही हैं। और इसी कमियों के कारण ये असली हिंदू या नकली हिंदू वाली बात आ रही है। उन्होंने जो राम की प्रतिमा लगाई है चंद्रपुरी में, वो भगवान राम का जो विग्रह है, वो उसकी वो सुंदरता नहीं है। प्रायः मंदिरों में जिस तरीके से भगवान की मूर्ति रहती है वैसे वहां पे नहीं है। इसी जी जी। तरीके से कवर्धा में। जी जी, जी। मैं आपको एक तो सूचना दे दूं। मेरी कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी, तो जी संस्कृति विभाग के कुछ लोगों का कहना था कि वो जो मूर्ति है, ऐसा लग रहा है जैसे साबू राम है। जैसे साबू जी एक कैरेक्टर होता था, कार्टून कैरेक्टर, उस तरह का कार्टून जी। शरीर सौष्ठव उनका हाँ। सुंदर नहीं है। तो उसको तो लेकर के इस भी चर्चाएं हो रही जी हैं। जी हाँ, मतलब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम वहां एक राम की मूर्ति बना दें, लेकिन भगवान राम की मूर्ति कैसा होना चाहिए ऐसी समझ उनमें नहीं है। तो वो अभी नए नए नया 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 कांग्रेस हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उनसे भूल होती है। अभी कवर्धा में देखिए भगवा ध्वज को उखाड़ के फेंक दिया गया, जिसके कारण वहां दंगे की स्थिति हुई, पत्थरबाजी भी हुई। बाद में कई हिंदू धर्माचार्य वहां गए और वो लोग वहां फिर पुनः भगवा ध्वज फहराए। तो इस और वो वहां पे पुलिस खड़ी थी जिस समय भगवा ध्वज का अपमान किया जा रहा था। तो वो हिंदू प्रतीकों को अपना तो रही है चुनाव के लिहाज से, लेकिन वो एक समझ पैदा नहीं हो पा रही है। और इसी के कारण असली हिंदू और नकली हिंदू के आरोप का स्पेस बन रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि हिंदुत्व के मुद्दे को जनमानस में आरएसएस और भाजपा के लंबे संघर्ष ने ही स्थान दिया है। अब चूंकि अब उन उन मुद्दों के और अब जनता के ने उन मुद्दों पे वोट देना शुरू कर दिया है, इसलिए कांग्रेस हिंदू बनाम मुस्लिम छोड़ के सिर्फ हिंदू प्रतीकों को अपना रही है। और इसमें भूपेश बघेल बहुत आगे हैं। तो आपको असली हिंद आपको एक एक और सूचना दे दूं। इस समय जी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन राम भक्त है। हमारे यहाँ एक जी सूचना अभी ये भी आई है कि जी प्रसिद्ध टीवी सीरियल के जो राम और सीता का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया, उनको जी हमारे यहाँ अभी जो दशहरा में बुलाया जा रहा है, जिसकी जी जो जिसके मुख्य अतिथि भूपेश बघेल जी हैं। अब तो समझ में जी ही नहीं आ रहा है कि हम बीजेपी और कांग्रेस के कर रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस, मतलब ए टीम और बी टीम ही लग रही है हिंदू मुद्दे पर। जी बिल्कुल ले- बिल्कुल। ले- आज ही भूपेश बघेल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिन्होंने वो सिर्फ ये बता रहे थे कि जो हिंदुत्व है वो आरएसएस के जन्म से बहुत पहले से है। हिंदुत्व का इतिहास बहुत लंबा है। आरएसएस तो इधर आई है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल हिंदुत्व के मसले पे बोल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट तय है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस भी अब उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है
जिसपे भाजपा और जो इसके अतिरिक्त भाजपा अब कई सामाजिक बिंदु पे भी आ रहे हैं। हिंदुत्व को उन्होंने राष्ट्रीयता से जोड़ दिया है, हिंदुत्व को उन्होंने भारतीयता से जोड़ दिया है, और अब वो दलितों तक पहुंच रहे हैं। आरएसएस ने एक विंग, आरएसएस का एक विंग है, मुस्लिम मंच उन्होंने बनाया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है। यानी अब मुसलमानों के बीच भी वो जाकर के और राष्ट्रीयता और भारतीयता की बात कर रहे हैं। तो हिंदुत्व को एक संस्कृति मान के या विचार मान के आरएसएस अब नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और उन समाज में, उन जगहों पे जाके, उन लोगों के बीच जाके वो प्रयोग कर रही है जो अब तक माना जाता था, जो जिनको अब तक हिंदू विरोधी समाज माना जाता था। आप देख लेंगे कि काशी राम जी का और मायावती जी का जो इतिहास रहा है, उनका जो संघर्ष रहा है, वो ब्राह्मणवाद या मनुवाद के विरोध का रहा है। लेकिन अब उन्हीं, और इसमें उनको दलित समाज का व्यापक समर्थन मिला, लेकिन आज वही दलित समाज आरएसएस के प्रभाव में भी है, और पिछले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी का वोटर भी बन चुका है। तो आरएसएस अब हर समाज के बीच जा रहा है, दलितों के बीच भी जा रहे हैं, अति पिछड़ों के बीच भी जा रहे हैं, सवर्ण और बनिए की पार्टी तो बीजेपी को शुरू से कहीं जा रही थी, लेकिन दलितों के बीच भी अब वो उनको बहुत अच्छी लोकप्रियता भी मिल रही है। लेकिन अब मुसलमानों के बीच भी आरएसएस जा रहे हैं। तो जो फैलाव हुआ है आरएसएस का, वो फैलाव कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अब आप देखिएगा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हिंदू बनाम मुस्लिम का जो मुद्दा है उन्हें उठाता है। जी वत्स जी, आपको एक बात बता रहा हूँ। ये तो हिंदू प्रतीकों की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा एक और चिंता या एक और समस्या जो देखने को मिली, और उसका वो था कि चूंकि छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ जो मोहन भागवत जी का यहाँ आना, छत्तीसगढ़ की टोह लेना, हम तो इसे टोह लेना ही मानेंगे। यहाँ पर भूपेश बघेल जो है, भूपेश बघेल जी एकदम से छत्तीसगढ़ियावाद पर उतर आए हैं, और छत्तीसगढ़ियावाद पर उतरने से वो बहुत ज्यादा बढ़त लिए हुए हैं। लेकिन अभी इस बैठक के तत्काल बाद एक और स्थिति देखने को मिली कि पिछले रविवार को जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जो अपनी नई कार्यकारिणी घोषित की, उसमें उन्होंने स्थानीयता को बल दिया और कई चौंकाने वाले पदाधिकारियों की नियुक्तियां की। उसमें छत्तीसगढ़ियावाद का एक काट के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें ये देखने को लग रहा है कि अब केवल यानी आरएसएस के राष्ट्रवाद की हाँक लगा के और राष्ट्रवाद की बात करके वो नहीं जाना चाह रही। अब वो क्षेत्रीय वाद को भी, और उसको नए ढंग से, नए तरीके से, क्योंकि ये नियुक्ति उनसे भेंट करने के बाद, मतलब मोहन भागवत जी से भेंट करने के बाद, इस मंथन के बाद आई है। इसलिए ये माना जा रहा है राजनीतिक क्षेत्रों में कि आरएसएस जो है अब कोरे राष्ट्रवाद की जगह अब स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस कर रही है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जी ये आरएसएस की नीतियों का फैलाव है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुत अच्छी खासी संख्या है, और वो आदिवासी 2018 के चुनाव तक कांग्रेस के वोटर माने जाते थे। और वहां सतनामी समाज भी है। कहने को तो सतनामी समाज धार्मिक समाज है, लेकिन 2018 के चुनाव में वो बीजेपी को वोट न देकर के कांग्रेस को वोट दिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हों या स्थानीय अस्मिता हो, समाज की अपनी जो एक अस्मिता होती है, वो महत्वपूर्ण है उन वोटों को लेने के लिए। तो और यही हार का कारण भी रहा पिछले चुनाव में बीजेपी का। तो उसको वो रिवीजन कर रही होगी आरएसएस, और स्थानीयता को महत्व दे रही होगी, और स्थानीय लोगों का, आदिवासी समाज का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों की जो अस्मिता है, इन लोगों की जो पहचान है, क्योंकि उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति भी है। वो संस्कृति, आदिवासियों की जो संस्कृति है वो थोड़ी अलग संस्कृति है। तो उन संस्कृति को महत्व देना जरूरी है उनसे जुड़ने के लिए। और
उनको कांग्रेस से अपनी ओर मोड़ने के लिए भी। तो ये आप इसे एक अच्छी पहल मान सकते हैं आरएसएस का, और ये वो मान सकते हैं कि वो कांग्रेस की वोट में सेंधमारी की योजना भी है, और ये आरएसएस के कार्यशैली का फैलाव भी है कि वो वहां तक पहुंचना चाहती है, वो समाज के हर तबकों तक पहुंचना चाहती है। अब वो, अभी आपने एक सवाल पूछा कि वो हिंदुत्व के साथ साथ वो स्थानीय मुद्दे को भी महत्व दे रही है। आरएसएस स्थानीय मुद्दे को स्थानीय जो संस्कृति है उसके रूप में वो चिन्हित करती है, और उसको चिन्हित करने के बाद उसको वो भारतीय संस्कृति से जोड़ देती है। निश्चित रूप से आदिवासियों की संस्कृति को सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम आरएसएस करेगी। इससे आदिवासियों की, उनकी अस्मिता का बोध भी हो, और साथ ही साथ वो भाजपा की ओर या आरएसएस की जो व्यापक जो उनकी जो इमेज बन चुकी है उससे टकराव भी नहीं हो। आरएसएस की जो एक इमेज बन चुकी है कि वो हिंदूवादी लोग हैं, जैसे पहले दलितों के बीच था कि आरएसएस या भाजपा कट्टर हिंदूवादी है, तो अब वो दलितों की अपनी संस्कृति को भी आरएसएस अपना रही है। दलित तो हिंदू हैं ही, आदिवासियों के बारे में जो वामपंथी इतिहासकार या कांग्रेसी लोग जो वो बोलते हैं कि वो मनुवाद से अलग हैं, वो हिंदू से अलग हैं, तो आदिवासी संस्कृतियों को वो भारतीयता से जोड़ेंगे, और भारतीयता से जब वो एक जोड़ेंगे। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ और जानना भी चाहूंगा मैं। भाजपा यहाँ इतनी बुरी स्थिति में आई है 15 साल जी शासन के बाद, उसकी एंटी इनकम्बेंसी आने के कारण। जी रमन सिंह जी के शासन में 14 में सिमट गए थे, 15 साल के शासन के बाद भी। इस समय, लेकिन इस समय आप क्या सोचते हैं इतनी दूर से, क्या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है इस शासन की, या आप, क्योंकि हम एक चीज और देख रहे हैं कि भाजपा धीरे धीरे अपने पुराने जो इनके मठाधीश थे या पुराने जो छत्रप थे उससे किनारा कशी कर रही है। तो हम क्या माने, क्या ये बीजेपी इस समय अपने आप को रिवाइव करने की स्थिति में आ रही है, या उस पे क्या चिंतन नहीं हुआ होगा, और चिंतन हुआ होगा तो किस दिशा में हुआ होगा? जी पहली बात तो ये है कि रमन सिंह की सरकार चुनाव हार गई, तो एंटी इनकम्बेंसी था 2018 में रमन सिंह के खिलाफ। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात भाजपा के लिए यह है कि भाजपा विपक्ष में रह के भी जनता का विश्वास खो दी है। प्रायः ऐसा नहीं होता है। जनता जनता की नजर में जो एंटी इनकम्बेंसी बनता है वो सरकार के लिए बनता है, लेकिन वहां पे जो विपक्ष के रूप में भाजपा इतनी कमजोर है, और भाजपा की इमेज थी वहां पे एक हिंदुत्व के रूप में भी इमेज थी और जन सरकार के रूप में भी इमेज थी। विपक्ष में रहते हुए भी वो जन सरकार के मुद्दे को, हिंदुत्व के मुद्दे को भाजपा नहीं उठाई है। इस विपक्ष में रहने के बाद भी भाजपा की इमेज और गड़बड़ाई है। जैसे कि वहां पे धार्मिक न्यास मंत्रालय की ओर से राजिम कुंभ होता था, जो पुन्नी मेला के रूप में जो आयोजन होता था उसको उन्होंने कुंभ के रूप में आयोजन किया था, और उसकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी थी। भूपेश बघेल की जब सरकार आई तो वो कुंभ को फिर मेले के रूप में बदल दिया, लेकिन भाजपा ने इनका इस निर्णय का कोई विरोध नहीं किया, जबकि ये भाजपा की पहचान थी। राजिम कुंभ भाजपा की पहचान थी, तो भाजपा को आंदोलन करना चाहिए था। भाजपा ने वहां नदी मैराथन करवाया था, महानदी राजिम के तट पे उन्होंने मैराथन दौड़ करवाया था, दीपदान करवाया था। इसकी खबरें राष्ट्रीय स्तर पर फैली थी, लेकिन भूपेश सरकार ने उस कुंभ को फिर मेले में बदल दिया। तो जनता का लगाव उस कुंभ से हो गया, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने उस कुंभ के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। इसी तरीके से रायपुर में आप देख लीजिए, बस स्टैंड का जो नया निर्माण हुआ है, जो बस स्टैंड को रिप्लेस किया गया है, इससे भी वहां के स्थानीय लोगों के मन में चोट पहुंची है, लेकिन भाजपा ने इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया। तो विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा की स्थिति पहले से और खराब हुई है। और जो बीजेपी के लिए जो चिंता का विषय यह है कि इस जहां भी पहले भाजपा की सरकार थी और भाजपा जहां की अपनी सरकार खो दी है, उन सभी जगहों पे भाजपा जो विपक्ष में है वो अच्छी स्थिति में है। दिल्ली में भी भाजपा हमेशा केजरीवाल से सवाल करती है और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करती है। और मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश में तो अब सरकार ही बदल गई। राजस्थान में भी भाजपा अच्छी खासी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करती है। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की भाजपा विपक्ष में रहते हुए भी सोई हुई लगती है। अगर आप सिर्फ कवर्धा वाले इशू को देखेंगे तो उसको अगर आप अपवाद मान ले तो शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जहां भाजपा सड़क पे आई होगी। तो भाजपा की स्थिति बहुत खराब है आज के समय में। और इसका एक कारण यह है कि जो पुराने चेहरे हैं उनकी जो भाजपा में मौजूदगी है तो उसको लेकर के भी जनता में अच्छी खासी नाराजगी है। पहले जब सरकार थी रमन सिंह की सरकार तो पुराने चेहरे के कारण ही नाराजगी थी। वो नाराजगी विपक्ष में रहते हुए भी बनी हुई है। इसलिए निश्चित रूप से अगर भाजपा या आरएसएस इन चेहरों में बदलाव करती है तो भाजपा को लाभ ही होगा। भाजपा अगर चुनाव जीतना चाहती है तो नए चेहरे को प्राथमिकता देना ही होगा। पुराने चेहरे पे भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है। और जहां तक मैंने सर्वे किया है या 2018 के बाद के छत्तीसगढ़ को मैंने जहां तक समझा है तो जहां तक मेरी समझ है जनता की नजर में सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी नहीं बना है। भूपेश बघेल सरकार के कई नीतियों और कई उनके कार्यक्रमों को लेकर के जनता में असंतोष है, नाराजगी है, लेकिन वह असंतोष और या नाराजगी एंटी इनकमेंसी के रूप में नहीं बदला है। लेकिन एक बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस संगठन है उन संगठन के भीतर विधायकों के भीतर भूपेश बघेल के खिलाफ एंटी इनकमेंसी जरूर है। और अगर भाजपा चाहे तो इसका लाभ ले सकती है। कांग्रेस संगठन के अंदर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर सिर्फ विधायकों के और पदाधिकारियों के ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी भूपेश बघेल के खिलाफ नाराजगी है और जबरदस्त नाराजगी है। अब देखना ये होगा कि इसको बीजेपी कैसे भुनाती। ये है हमारे राजनीतिक रणनीतिकार श्री वत्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और हम इसी तरह आपको फिर अपने बीच देखना चाहेंगे। अब हम अपना ये ब्रॉडकास्ट जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।